नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं या इनोवेटिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री का वैल्यू चेन क्या है, फॉर्मुलेशंस किसको कहते हैं, APIs क्या होते हैं, इसके अलावा इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, इसके अलावा ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस कैसा है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या क्या अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे कि एक्सपोर्ट कितना है, US में उनका बेसिकली मार्केट शेयर कितना है। इसके अलावा रिसेंटली यदि आप देखोगे तो 2015 के बाद ये जो फॉर्मुलेशंस कंपनी है जैसे कि सन फार्मा हो गया, लुपिन है या डॉक्टर रेड्डीज है, उनके स्टॉक प्राइसेस यदि आप देखोगे तो दे हैव नॉट इवन रीच टू देयर ऑल टाइम हाइज, इवन दो फिलहाल में बुल मार्केट चल रहा है। तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप टॉपिक्स कवर्ड में देखोगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देन ओवरव्यू ऑफ द जो मार्केट है, कंप्लीट फार्मास्यूटिकल मार्केट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ जेनरिक्स, कौन कौन से टाइप्स ऑफ जेनरिक है, ब्रांडेड जेनरिक क्या होते हैं, इसके अलावा नॉन ब्रांडेड जेनरिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। पेनिट्रेशन ऑफ जेनरिक्स, कैसा पेनिट्रेशन हुआ है जेनरिक्स का अलग अलग मार्केट्स में, कौन फॉर्मुलेटर है इसमें, बेसिकली इंडिया और चाइना में फिलहाल में क्या चल रहा है, इसके बारे में देखेंगे। रिसेंटली जो कोल्ड के रिलेटेड शॉर्टेज हुआ था उसका इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे इंपैक्ट आ सकता है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, फार्मा का वैल्यू चेन, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट और जो बायर्स है उसमें क्या कंसोलिडेशन चल रहा है। इसके अलावा डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी फॉर फॉर्मुलेशंस, रेगुलेटरी प्रेशर एंड ग्रोथ ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये बेसिकली सारे टॉपिक्स काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिलेटेड अब तक कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं होगी तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है जरूर कंप्लीट देखिए, ताकि आपको सारे डिटेल समझ जाएंगे। काफी इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो अलग अलग डिफरेंट टर्म्स है जिसके रिलेटेड आपको कुछ कंफ्यूजन होगा या आपको ये पता नहीं होगा। तो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिए और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और यदि आपको लगता है कि वैल्यू एजुकेटर ये चैनल के वीडियोस आपके अंडरस्टैंडिंग में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो जरूर ये वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ताकि ये जो वीडियोस है वो पोटेंशियल बाकी जो इन्वेस्टर्स है या जिनको और सीखना है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या स्पेसिफिकली फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, तो उन तक भी ये जो वीडियोस है वो पहुंच सकते हैं। इसीलिए जरूर ये जो वीडियोस है उनको जरूर लाइक कर दीजिए। नाउ विल स्टार्ट विद द ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री। तो यदि जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ में देखोगे तो 2015 में जो फार्मा इंडस्ट्री था वो लगभग $1100 बिलियन का था एंड 2025 में ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्रीज का साइज है वो लगभग $1700 बिलियन के आसपास हो जाएगा। दैट मीन्स अबाउट 1.7 ट्रिलियन। तो ये जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा यदि आप कंट्री देखोगे या रीजन देखोगे तो दैट इज नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद में यूरोप, चाइना एंड इंडिया आ जाता है। तो यदि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखोगे तो इट एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। इट एक्चुअली नॉट ओनली प्रोलॉन्ग्स अवर लाइफ बट उसका जो क्वालिटी है दैट ऑल्सो इट इंक्रीज्ड अ लॉट। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। कोविड के समय में यदि आप देखोगे तो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्यादा इतना अफेक्ट नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ दैट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्चुअली शोन अ क्वाइट अ गुड ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसके क्या क्या रीजंस है इसके बारे में देखेंगे एंड दैट इज व्हाई दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिफेंसिव सेक्टर। और ये जो इंडस्ट्री है वो लगभग अब तक 4.2% CAGR से ग्रो कर रहा था एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि ये 4.5% से ग्रो करेगा लगभग 2025 तक। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो है उसमें 3 मेजर ब्लॉक्स आ जाते हैं। वन इज द फॉर्मुलेशंस एंड इसके अलावा APIs एंड इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं। तो यदि आप फार्मा चेन देखोगे, जिसके बारे में हम आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यदि आप अभी देखोगे तो इट जनरली स्टार्ट्स विद की स्टार्टिंग मटेरियल्स जो केमिकल्स होते हैं। इसके बाद में इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं। इंटरमीडिएट्स के बाद में API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। लास्ट वन इज द फॉर्मुलेशंस। तो फॉर्मुलेशंस में यदि आप देखोगे तो ये जो बिग फार्मा कंपनीज है, जनरली सन फार्मा, लुपिन या डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ऐसे जो फार्मा कंपनीज है बेसिकली दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मुलेशंस। तो फॉर्मुलेशन इज नथिंग बट जो API होता है या एक्चुअली जो पर्टिकुलर सॉल्ट होता है वो मेडिसिन का, जिससे बेसिकली यू गेट क्योर्ड, तो उसमें अलग अलग एक्सीपिएंट्स डाले जाते हैं एंड आफ्टर एडिशन ऑफ दोज एक्सीपिएंट्स जिससे उनको कलर आ जाता है या स्टेबिलिटी आ जाती है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को, दैट वी पर्टिकुलरली कंज्यूम। तो ये बेसिकली फार्मा का वैल्यू चेन है। और यदि आप देखोगे तो ये जो टोटल मार्केट है उसमें से लगभग मोस्ट ऑफ द जो मार्केट है दैट इज डोमिनेटेड बाय द फॉर्मुलेशंस एंड फॉर्मुलेशंस मेकअप अबाउट 85% ऑफ द सेल्स एंड
remaining 15% are divided into APIs and intermediates. So formulation is a really very big market और इसीलिए ये जो formulations market है इसमें बहुत ज़्यादा competition भी है और इसके वजह से ही यदि आप देखोगे तो बड़े जो फार्मा कंपनीज है इनका प्रॉफिटेबिलिटी है डिक्लाइंड अ लॉट। इसके और भी कुछ रीजंस है जो हम आगे जाके देखें। यदि आप यूएस का मार्केट देखोगे तो वो लगभग $500 मिलियन का मार्केट है एंड इट इज अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल मार्केट। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट और मोस्ट ऑफ द जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है फॉर्मुलेशंस का वो यूएस में ही होता है। तो दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट मार्केट विच वी कैन नॉट इग्नोर। एंड अपार्ट फ्रॉम यूएस यूरोप इज ऑल्सो वेरी बिग कॉन्टिनेंट और वो भी एक अच्छा आप देखोगे तो रीजन है वेयर इंडियन कंपनी बेसिकली एक्सपोर्ट्स द फॉर्मुलेशन। एंड देन रिसेंटली इंडियन जो कंपनीज है अपार्ट फ्रॉम यूरोप एंड यूएस दे आल्सो स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टू चाइना। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टोटल ओवरव्यू ऑफ अ मार्केट कि यहाँ पे बेसिकली जेनेरिक्स क्या होते हैं एंड पेटेंटेड ड्रग्स क्या होते हैं। सो इफ यू चेक ऑन अ ब्रॉडर लेवल जो ड्रग्स हम कंज्यूम करते हैं दैट आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी विच इज पेटेंटेड ड्रग एंड सेकेंड वन इज अ जेनेरिक वर्जन या जेनेरिक ड्रग्स। तो ये जो पेटेंटेड ड्रग्स होते हैं उसमें एक इनोवेटर होता है वो इसका इन्वेंशन करता है और सिर्फ उसके पास ही उसका पेटेंट होता है एंड इट इज द ओनली कंपनी विच इज अलाउड टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और ये जो पेटेंटेड ड्रग्स होते हैं उनके लिए लगभग 20 इयर्स का पेटेंट ऑफर किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर दिस इनोवेटर कंपनीज सो दैट अदर्स कैन नॉट एंटर इनटू दिस मार्केट। और इसके लिए यानी ये जो पेटेंट डेवलप करने के लिए जो भी उनको एक्सपेंसेस आए हैं दैट दे कैन ओवरकम बाय सेलिंग दिस ड्रग्स एक्सक्लूसिवली फॉर 20 इयर्स। और बाद में जब ये जो पेटेंटेड ड्रग है उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है आफ्टर 20 इयर्स देन दैट ड्रग बेसिकली कॉल्ड एज जेनेरिक ड्रग क्योंकि कोई भी ये जो ड्रग है वो मैन्युफैक्चर कर सकता है व्हेन दे एबल टू प्रूव द बायो इक्विवेलेंस फॉर द सेम ड्रग। इसके लिए ANDA करके एक फाइलिंग होता है यानी एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली जेनेरिक के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है और एक NDA होता है दैट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो यदि आप देखोगे तो 2016 में जो टोटल यूएस का मार्केट है उसमें से लगभग 89% ऑफ द जो ड्रग्स है दे वर जेनेरिक ड्रग्स। पर यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आउट ऑफ दैट 89% जो वॉल्यूम में सेल हुआ है उससे सिर्फ 26% के रेवेन्यू जनरेट हुए हैं फॉर दिस जेनेरिक मैन्युफैक्चरर। और इसके अलावा जो बचा हुआ 11% का सेल है उससे मैक्सिमम रेवेन्यू आया है विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 74%। इसका मतलब ये जो पेटेंटेड ड्रग्स है जो बेसिकली इनोवेटर कंपनीज ने मैन्युफैक्चर किए हैं या इनोवेट किए हैं इनका जो वैल्यू होता है दैट इज अ वेरी हाई वैल्यू एंड वंस द पेटेंट गेट एक्सपायर्ड उनका जो वैल्यू है वो काफी कम हो जाता है जो आप ये चार्ट में देख सकते हो। तो यदि आप देखोगे तो ऑल मेडिसिन का जो ब्लू लाइन में मैंने एक्सप्लेन किया है तो दैट मीन्स बेसिकली व्हेन द ड्रग बिकम्स ऑफ पेटेंटेड तो उसका जो वैल्यू है आफ्टर फर्स्ट ईयर यानी आफ्टर फर्स्ट 12 months दैट ड्रॉप्स ऑलमोस्ट बाय 51% इन केस ऑफ ऑल मेडिसिन एंड स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ ओरल मेडिसिन दैट ड्रॉप्स बाय 66%। दैट इज अ ह्यूज डिक्लाइन इनटू द टोटल वैल्यू ऑफ द पेटेंटेड ड्रग। एंड इफ यू चेक 10 इयर्स के बाद में क्या होता है तो 10 इयर्स के बाद में लगभग 77 to 81% उसका जो एक्चुअल वैल्यू है दैट एक्चुअली डिक्लाइन। और इसका मेजर रीजन क्या है कि ये जो जेनेरिक मार्केट है इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो जब तक ये जो ड्रग है वो अंडर पेटेंट होता है लगभग फॉर 20 इयर्स तो इसमें सिर्फ एक ही इनोवेटर रहता है एंड एक ही मैन्युफैक्चरर रहता है एंड ड्यू टू विच दे एक्चुअली एबल टू अर्न अ ह्यूज रेवेन्यूज। But once it becomes the off patented, anyone able to manufacture it, once they able to prove the bioequivalence और competition बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसीलिए जो total price है वो काफी कम हो जाता है and after 10 years it reduces up to 80%, that is huge decline। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो ये जो बड़े फार्मा कंपनीज है that basically not able to make huge money because आजकल ये जो ड्रग मार्केट है या यूएस का मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। और ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं कि जिनका टोटल 1 ईयर का टोटल जो रेवेन्यू है उनसे इफ दैट इज ग्रेटर देन $1 बिलियन तो इनको जनरली ब्लॉकबस्टर ड्रग्स कहा जाता है। इसके बाद में अभी हम ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस देखते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। ये जो सीरीज होगा उसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में, उसमें हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स टेक अ ओवरव्यू। So when an innovator companies are trying to make this drug for a new disease or new drug for an already existing disease, they have to go through the process of discovering and formulating a new molecule, testing it out on animals and
humans and then they go through the regulatory process which will take up to 10 to 12 years. और ये जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस का कॉस्ट है दैट इज जनरली इनटू $1 million और in some cases it can be into $1 billion. So it's a very expensive process and during this period as patent actually prevents any competition to enter into this particular market. तो ये समय में जनरली जो इनोवेटर कंपनीज होती है दे एक्चुअली चार्ज अ लॉट या उसका जो वैल्यू होता है न्यू ड्रग का दैट इज वेरी वेरी हाई बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू रिकवर देयर ड्रग डेवलपमेंट एक्सपेंसेस. बस दिस इज नॉट द सेम स्टोरी रिलेटेड टू जेनेरिक ड्रग्स या जेनेरिक जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं. तो यदि आप देखोगे तो जेनेरिक कंपनीज डू नॉट हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. जेनेरिक कंपनी यूजुअली रिवर्स इंजीनियर द ड्रग दैट द इनोवेटर कंपनी हैज मेड and then they make their own version of it. And if you check the regulatory process for the generic drugs तो ये केस में वो काफी इजी होता है कंपेयर टू डेवलपिंग अ न्यू मॉलिक्यूल या न्यू ड्रग. जेनेरिक मैन्युफैक्चरर को ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करना होता. दे ओनली हैव टू प्रूव द बायो इक्विवेलेंस फॉर दैट ड्रग. तो अभी बायो इक्विवेलेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं. तो बायो इक्विवेलेंस इन सिंपल टर्म्स मीन्स दैट द ड्रग्स दैट जेनेरिक कंपनी हैज मेड is the same chemically and has the exact same effect on the body as patented drug. यानी जो पेटेंटेड ड्रग है और जो जेनेरिक ड्रग है उसका बॉडी पे सेम इफेक्ट आना चाहिए. द प्रोसेस टू ब्रिंग द ड्रग टू मार्केट टेक्स अबाउट 4 years फॉर द जेनेरिक कंपनीज इन विच जो 2 years लगते हैं वो जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट करने के लिए लगते हैं और लगभग 2 years जो है वो रेगुलेटरी फाइलिंग्स के लिए लगते हैं. तो कंप्लीट जो ड्रग है वो लगभग 4 years में कंप्लीट हो जाता है कंपेयर टू जो इनोवेटर ड्रग्स होते हैं दैट एक्चुअली टेक्स 10 to 12 years to complete all the processes. Preclinical trial, phase 1, phase 2, phase 3. इसके बाद में और कुछ phase 4 के भी ट्रायल्स होते हैं and it actually takes a lot of time in compared to that generally जो generics होते हैं that actually takes only 4 years and so the costs are very low in case of generic companies and they just have to recoup their manufacturing cost and their marketing cost. So it's very easy for the generic companies to manufacture these drugs और इसीलिए ये जो generic market है उसमें बहुत ज्यादा competition है and due to same reason जो generic drug की cost है that is also very very cheap compared to जो innovator drugs होता है या जो न्यू ड्रग होता है. अभी हम जेनेरिक ड्रग्स के क्या क्या अलग अलग 4 टाइप्स है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो जेनेरिक ड्रग जनरली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग डाउन द हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर द पब्लिक एंड जनरली जो पुअर है या पुअर कंट्रीज है उसमें यदि आप देखोगे तो वेयर पीपल कैनॉट अफोर्ड हाई कॉस्ट जो पेटेंटेड ड्रग्स है उसके कंपैरेटिवली जो जेनेरिक ड्रग्स है उसका कॉस्ट काफी कम होता है एंड दैट्स व्हाई जेनेरिक ड्रग्स एक्चुअली सेव्ड अ लॉट ऑफ लाइफ और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट आल्सो दे इंक्रीज्ड अ लॉट. तो ये जो जेनेरिक्स के बेसिकली 4 टाइप्स है अभी हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो जो अनब्रांडेड जेनेरिक्स है दे आर आल्सो कॉल्ड एज कमोडिटी जेनेरिक्स and basically these are the drugs that are sold just by the name of the API in the drug. इसके रिलेटेड कोई एक ब्रांड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल इज अ बेसिकली API एंड फॉर एग्जाम्पल क्रोसिन इज अ ब्रांडेड जेनेरिक्स क्योंकि क्रोसिन के अंदर भी पैरासीटामोल ही होता है. सिर्फ क्रोसिन ये नाम से आप देखोगे तो आप बेसिकली वो मेडिसिन कंज्यूम करते हो. सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन नॉन ब्रांडेड जेनेरिक्स एंड ब्रांडेड जेनेरिक्स. ब्रांडेड जेनेरिक्स के केस में यदि आप देखोगे तो बेसिकली उनको कुछ अलग अलग एक्सपेंसेस आते हैं टू डेवलप दैट बेसिकली अ ब्रांड और इसीलिए ब्रांडेड जेनेरिक्स का जो कॉस्ट होता है जनरली वो हायर होता है कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड जेनेरिक्स. इसके बाद में ऑथोराइज्ड जेनेरिक्स आ जाता है. तो बेसिकली ऑथोराइज्ड जेनेरिक्स आर द एग्जैक्ट सेम ड्रग सोल्ड बाय द कंपनी दैट बेसिकली हेल्ड द पेटेंट फॉर इट. यानी पहले कंपनी के पास कोई जो इनोवेटर कंपनी है उसके पास सपोज वो पर्टिकुलर ड्रग का पेटेंट होगा तो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद वो ड्रग को इनोवेटर कंपनीज डिसकंटिन्यू नहीं करती, सिर्फ उसका जो प्राइस है वो रिड्यूस कर देती है और इसीलिए उसको ऑथोराइज्ड जेनेरिक्स कहा जाता है, नॉट द न्यू ड्रग. एंड इसके बाद में जो 4th टाइप है दैट इज बेसिकली स्पेशलिटी जेनेरिक्स. तो स्पेशलिटी जेनेरिक्स में यदि आप देखोगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्जन है जेनेरिक्स का एंड दीज जेनेरिक्स आर जनरली यूज्ड टू क्योर द कॉम्प्लेक्स डिसीजेस जनरली जैसे कैंसर हो गया. अभी हम देखते हैं कि जो जेनेरिक्स है उनका पेनिट्रेशन कैसे हुआ था. So there has been a steep rise into approvals of generic medicines over the last few years and this has helped basically to bring down the cost of medicines in US. But most of the generics being approved today are not for the new drugs going off patent. तो यदि आप ये चार्ट में देखोगे basically this is a chart for ANDA. ANDA यानी abbreviated new drug एप्लीकेशन. बेसिकली जो जेनेरिक ड्रग्स है उनके ये एप्लीकेशन है. तो यदि आप ये जो ANDA के नंबर्स देखोगे तो वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे पर उसके नीचे यदि डार्क जो ग्रीन कलर में आप चार्ट देखोगे
तो ये जो परसेंटेज है दैट इज वेरी लेस, एंड इसका रीजन ये है कि इन 2019 about 93% of the drugs approved were existing generics, and this is generally the strategy which is used by the Indian firms where they develop a molecule for a mature product, and generally they try to become the lowest cost producer for that particular molecule, and as a result ये जो particular molecule है that becomes a very very commoditized product, क्योंकि इसकी जो cost है या इसकी जो value है that reduces a lot। इसका एक advantage ये भी है कि जो consumer है या जो patient है उसका उतना cost बच जाता है। यदि आप टोटल ओवरऑल जेनरिक का मार्केट देखोगे तो उसमें लगभग 70% जो मार्केट है दैट इज बेस्ड ऑन ओरल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यानी टैबलेट हो गया या कोई पर्टिकुलर सिरप हो गया। तो ये जो होता है वो बेसिकली काफी इजी होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए। ओरल सॉलिड्स और सिरप्स के कंपैरिजन में यदि आप जो इंजेक्टेबल्स है यानी स्टेराइल्स है या इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स है इसको कंपेयर करोगे तो ये जो मार्केट है ये काफी नीश मार्केट है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि आगे का जो मेजरली ग्रोथ होगा वो जनरली इंजेक्टेबल्स होगा या स्टेराइल्स है या जो कॉम्प्लेक्स बेसिकली जेनरिक्स है उससे आएगा। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या है। तो जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर ऑफ टू टाइप्स, केमिकल ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल ड्रग्स। तो नाउ विल अंडरस्टैंड कि केमिकल ड्रग्स और बायोलॉजिक ड्रग्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है एंड वेयर दिस मार्केट इज गोइंग इन फ्यूचर। So chemical drugs are also called as small molecules, where the biologic drug is also called as large molecules, and then there is a significant size difference between chemical drugs and biological drugs। इसके आगे जाके मैं आपको एक पर्टिकुलर कंपैरिजन बताऊंगा केमिकल मॉलिक्यूल में और बायोलॉजिक मॉलिक्यूल में। केमिकल ड्रग्स आर मेड थ्रू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट केमिकल इंटरमीडिएट्स, वेयर एज बायोलॉजिक ड्रग्स जो होते हैं दे आर बेसिकली मेड थ्रू सेल कल्चर्स and they are produced inside the living organisms या living beings like microorganisms। इसके बाद में यदि आप देखो तो केमिकल ड्रग्स आर यूजुअली ओरल सॉलिड्स लाइक टैबलेट हो गया या कैप्सूल हो गया या इसके अलावा सिरप हो गया, बट जनरली जो बायोलॉजिक्स होते हैं दैट आर जनरली कंज्यूम्ड इनटू अ लिक्विड फॉर्म, एंड जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इंजेक्टेबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड का भी यदि आप ड्रग देखोगे तो दे आर बेसिकली जो इंजेक्टेबल्स जो बेसिकली डायरेक्टली ब्लड में पेनिट्रेट होता है। And what can be the reasons for it? Because since you are introducing a living organisms in your body, taking it through the oral route would be generally pointless because your stomach acid would generally kill it, and उसका जो इफेक्ट होगा वो आपके बॉडी पे होगा ही नहीं। That's why these drugs are generally injectable, और इसका और एक एग्जांपल कैन बी इंसुलिन। यदि आप केमिकल ड्रग्स देखोगे तो केमिकल ड्रग्स आर जनरली मोर स्टेबल कंपेयर टू बायोलॉजिकल ड्रग्स, एंड दे आर बेसिकली easier to handle as they are not very sensitive to handling and storage conditions, whereas the जो biological drugs होते हैं that are very sensitive and they needed to be handled very carefully, and जो transportation होता है that is generally also into refrigerated conditions। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो जब भी कोविड रिलेटेड जो वैक्सीन है वो मैन्युफैक्चर हुई थी तो इसके रिलेटेड जब भी न्यूज आया था तो जो बेसिकली कोल्ड स्टोरेज चेन्स है जैसे कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, इनके भी जो स्टॉक्स है दैट ऑल्सो रैलीड अ लॉट। तो इसका रीजन सिंपल है कि जो केमिकल बेस्ड मॉलिक्यूल्स है या जो केमिकल बेस्ड ड्रग्स है दैट आर वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर एंड हैंडल, वाइल कंपेयर टू जो बायोलॉजिक रिलेटेड जो ड्रग्स है एज दे आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू अ बॉडी, तो इसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट लगता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेराइल एनवायरनमेंट, और इसीलिए उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, उसमें मार्जिन भी ज्यादा होते हैं, एंड बेसिकली ये जो कंपनीज है इसमें जनरली जो कंपटीशन है दैट इज ऑल्सो बिट लेसर। नाउ विल ट्राई टू क्लासीफाई द ड्रग्स। तो यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो आई हैव गिवन द टॉप 10 ड्रग्स बाय बेसिकली सेल्स इन 2020। तो इसमें जो फर्स्ट ड्रग है यूमिरा, इसका लगभग जो रेवेन्यूज था एक पर्टिकुलर कंपनी को वो आया था लगभग $20.39 बिलियन। तो हियर वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द केमिकल ड्रग एंड अ बायोलॉजिकल ड्रग। यहां पर मैंने आइबुप्रोफेन का एग्जांपल दिया है एंड आई ट्राई टू कंपेयर बिटवीन द केमिकल ड्रग एंड बायोलॉजिकल ड्रग। तो ये जो वर्ल्ड के टॉप 10 ड्रग्स है उसमें से जो 5 ड्रग्स है दे आर बेसिकली बायोलॉजिक्स, और फ्यूचर में जो बायोलॉजिक्स का प्रेजेंस है या जो मार्केट शेयर है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो इंडिया में भी जो बायोलॉजिक बेस्ड कंपनीज है दे एक्चुअली गेटिंग अ ट्रैक्शन, या जो ओल्ड केमिकल बेस्ड कंपनीज है दे विल ऑल्सो स्लोली स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द बायोलॉजिक्स। तो नेक्स्ट बिगेस्ट ट्रेंड या नेक्स्ट बिगेस्ट जो फ्यूचर का अपॉर्चुनिटी होगा वेल्थ क्रिएशन का दैट विल बी बायोलॉजिक्स। इंडिया में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, नॉट द प्योर प्ले बायोलॉजिक्स बट कुछ जो कंपनीज है दैट विल गेट डीमर्ज इन फ्यूचर। तो इफ यू नीड सेपरेट वीडियो रिलेटेड बायोलॉजिक्स में आगे जाके क्या होने वाला है तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। इसके रिलेटेड डेफिनेटली मैं अलग अलग वीडियोस क्रिएट करूंगा विच इज बेसिकली द
अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर दिस डिकेड। अभी हम इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या अलग अलग टाइप्स है, कितना एक्सपोर्ट होता है, इसके बारे में देखते हैं। So Indian pharma industry was almost valued at $59 billion in 2020 and यदि आप देखोगे तो उसका जो growth है that is about 10.1% CAGR, which is higher than global industry over next few years, and this high growth is expected as a result of Indian companies are getting into more specialized products and increased government spending on healthcare, particularly after COVID. Indian pharma company यदि आप देखोगे तो जनरली वो दो टाइप्स के हैं। One are the basically formulation manufacturers and others are जो API plus intermediate manufacturers होते हैं। मैंने आपको पहले जो फार्मा चेन है वो एक्सप्लेन किया था। It generally starts from the key starting materials, उसके बाद में intermediates आते हैं, उसके बाद में API and active pharmaceutical ingredient आता है and end में formulations आता है। Now the formulation जो market है that actually got disrupted in US because of very high competition, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट पूल है इंडस्ट्री का दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम फॉर्मुलेशन साइड टू एपीआई साइड एंड इंटरमीडिएट साइड। ऑलरेडी केमिकल साइड में यदि आप देखोगे तो ऑलरेडी देयर इज अ वेल रिकॉग्निशन इनटू मार्केट, एंड ये जो केमिकल स्टॉक्स है दैट हैव गिवन अ फैंटास्टिक रिटर्न्स इन लास्ट 5 years। बट आई थिंक नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी होगा वो एपीआई और इंटरमीडिएट साइड में होगा। इंटरमीडिएट साइड में भी थोड़ा थोड़ा आप देखोगे तो उसके जो वैल्यूएशन है दैट ऑलरेडी इंक्रीज्ड अ लॉट, बट एपीआई जो कंपनीज है आई थिंक they are still undervalued and I think this will be the next opportunity। जो China Plus 1 का second phase होगा that is most probably into API domain। formulations में जो opportunity था या जो basically rally हुआ था that is between 2000 to 2015 and I am not expecting कि formulation side में बहुत ज्यादा कुछ wealth creation होगा even in this decade। I am particularly very bullish on the API side of the story। तो आपको वैल्यू चेन अंडरस्टैंड करना है और वैल्यू चेन अंडरस्टैंड करने के बाद जो प्रॉफिट पूल कहां पर मूव हो रहा है दैट आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इट वाज इनिशियली एट फॉर्मुलेशन साइड, देन आफ्टर दैट इट मूव टू केमिकल साइड एंड आई थिंक इन फ्यूचर इट विल आल्सो मूव टुवर्ड्स द एपीआई साइड बिकॉज चाइना में जो हो रहा है रिसेंटली उसके वजह से देयर आर बिग ट्रिगर्स इन पर्टिकुलरली इंडियन एपीआई मार्केट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो फार्मा मार्केट है उसमें बेसिकली इंडिया कौन से कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, कौन से कंट्रीज से इंपोर्ट होता है एंड बेसिकली क्या नेचर है, कौन से टाइप के ड्रग्स वी एक्चुअली एक्सपोर्ट एंड कौन से टाइप के जो ड्रग्स है दैट वी ट्राई टू इंपोर्ट, एंड इंडिया में क्या ट्रिगर्स है फार्मा में। तो इंडिया इज अ मोस्टली अ जेनरिक मार्केट। इंडिया फॉर्मुलेशन कंपनीज आर बेस्ट एट मेकिंग कमोडिटी एंड branded generics and most of our revenues are from them. The Indian pharma industry has exports of about $25 billion in 2020 and generally we are the net exporters of pharmaceutical drugs and the industry contributes significantly to reducing the trade deficit. यदि आप इंडिया का फार्मास्यूटिकल मार्केट देखोगे तो जनरली इट इज 13 बाय वैल्यू एंड 3rd बाय बेसिकली वॉल्यूम। तो इंडिया में बहुत ज्यादा वॉल्यूम बेस्ड प्रोडक्ट्स है बट बाय वैल्यू इट इज 13 लार्जेस्ट। तो यदि आप एक्सपोर्ट देखोगे इंडिया का फार्मास्यूटिकल रिलेटेड तो यूएसए में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में आप देखो तो यूके या यूरोपियन रीजन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, नाइजीरिया, रशिया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में होता है। और यदि आप इंडिया का ड्रग्स इंपोर्ट देखोगे तो जनरली जो स्पेशलिटी रिलेटेड ड्रग्स होते हैं दैट बेसिकली इंडिया इंपोर्ट्स, एंड यदि आप कंट्रीज देखोगे तो वी इंपोर्ट जनरली फ्रॉम यूएस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चाइना एंड रशिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू पुश दिस फार्मा इंडस्ट्री, और कोविड के बाद में ये जो पुश है दैट इज एक्चुअली सिग्निफिकेंट पुश। पीएलआई स्कीम भी यदि आप देखोगे तो रिसेंटली उन्होंने एपीआई सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर पुश किया था, एंड लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स आर बेसिकली टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि यदि आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना विच इज बेसिकली स्कीम टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल मेडिसिन टू पुअर। इसके अलावा फार्मा का 2020 का विजन था इंडिया का विच इज बेसिकली टू प्रमोट द इनोवेशन इन फार्मा इंडस्ट्री। और इसके अलावा यदि आप देखोगे तो रिसेंटली जो पीएलआई स्कीम निकाला था बेसिकली टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी फ्रॉम द चाइना, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया का जो एपीआई सेक्टर है स्पेसिफिकली उसका जो ग्रोथ फ्यूचर में होगा वो काफी अच्छा हो सकता है बिकॉज देयर आर टेल विंड्स टू दिस सेक्टर। चाइना में जो इश्यूज आ रहे हैं एनवायरमेंटल रिलेटेड या रिसेंटली जो कोल शॉर्टेज हुआ था, तो आई थिंक इंडियन एपीआई एज वेल एज केमिकल इंडस्ट्री हैव वेरी हाई टेलविंड्स एंड जनरली दीज आर वेरी डिफेंसिव सेक्टर्स। तो यदि आप देखोगे तो जब भी रिसेशन आता है तभी दीज आर द बेस्ट सेक्टर्स टू बेट ऑन, बट आई थिंक इवन इफ नाउ इकोनॉमी इज रिवाइविंग दिस सेक्टर विल ऑल्सो डू वेरी वेल बिकॉज ये सेक्टर्स में काफी टेल विंड्स है ड्यू टू चाइना। अभी हम इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिलेटेड और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं।
तो इंडिया इज अ मेजर प्लेयर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड इट इज बेसिकली रैपिडली गेनिंग इंपॉर्टेंस ड्यू टू our chemistry skill and cheap manufacturing cost. India has largest number of USFDA approved plants out of US and even more than China. तो यदि आप देखोगे तो लगभग 18% के जो टोटल प्लांट्स है वो इंडिया में ही है. एंड इंडिया ऑल्सो हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ DMFs फाइल्ड इन USFDA विच इज अबाउट 46%. एंड DMF यानी ड्रग मास्टर फाइल. तो यहाँ पर ह्यूज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इंडिया को बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी चीप कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन ग्लोबल. चाइना का इंडिया से कम था बट आई थिंक चाइना एंड इंडिया नाउ बिकेम ऑलमोस्ट एट सिमिलर लेवल बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज इन द चाइना. तो इसीलिए ये जो नेक्स्ट डिकेड होगा आई थिंक इट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिकेड फॉर पर्टिकुलरली API कंपनीज एंड ऑल्सो फॉर द केमिकल रिलेटेड कंपनीज जिनके बारे में मैंने काफी डिटेल में ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किए हैं जो आप देख सकते हो. अभी हम इसके बाद में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज द फार्मास्यूटिकल का वैल्यू चेन इन US. बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. इट इज नॉट एग्जैक्टली कंपेरेबल टू इंडियन फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है या उसका जो वैल्यू चेन है. इंडिया में यदि आप देखोगे तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है जो बेसिकली ड्रग्स मैन्युफैक्चर करता है. उसके बाद में होलसेलर आता है. होलसेलर के बाद फार्मेसीज आ जाती है और ये अलग अलग जो फार्मेसीज है वो बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं या जो कंज्यूमर होते हैं उनको अलग अलग ड्रग सप्लाई करते हैं या उनको अलग अलग ड्रग सेल करते हैं. बट इफ यू चेक इन US तो US में जो कंप्लीट वैल्यू चेन है वो काफी डिफरेंट है. तो इन US फार्मेसीज आर जनरली लार्ज कॉर्पोरेट चेन्स लाइक CVS या राइट एड एंड इवन वॉलमार्ट. So they have the tremendous buying power way more than the pharmacies which we have in India. On top of that, most of the prescription medicines is paid by the insurance companies which is not comparable to Indian basically जो value chain है. So इसीलिए जो US based pharma companies होती है they also have to deal with another entity which is called as basically pharmacy benefit managers या PBMs. तो PBMs are basically hired by the insurance companies to negotiate with the pharma companies to lower the drug prices so that insurance companies can pay less. The PBMs have contract with the various pharma companies to build their network of preferred pharmacies where insurance provider provides the coverage. The PBM यानी pharmaceutical beneficiary managers have lot of bargaining power with the drug manufacturers as they maintain the list called as formulary. जो आप राइट साइड में देख सकते हो तो एक लिस्ट होता है इसमें अलग अलग ड्रग्स का नाम लिखा जाता है. And it is also the drugs which are basically covered by the insurance companies. तो इसमें अलग अलग tiers होते हैं जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे. So the formulary is a list of the drug that is basically covered by the insurance policy and it has tiers. These tiers are differentiated based on the percentage of copay. तो ये copay को समझना बहुत important है. तो copay is like a deductible in the insurance policy where the customer has to pay a पार्ट ऑफ एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज पेज द रेस्ट. तो इसका मतलब सपोज 100 रुपीज का ड्रग है तो उसमें से जो कंज्यूमर होगा उसको मे बी 20 रुपीज पे करना है एंड 80 रुपीज आर पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज. तो जैसे जैसे ये जो ड्रग है वो ये लिस्ट में ऊपर ऊपर जाता है उतना ही कंज्यूमर को लेस पे करना है एंड इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ता है. बट एज एंड व्हेन द ड्रग गोज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट उसका जो वॉल्यूम है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस. बट नाउ व्हाट हैपन जो PBMs है फार्मास्यूटिकल बेनिफिट मैनेजर तो बेसिकली देयर बिजनेस मॉडल हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द वॉल्यूम बेस्ड मॉडल बिकॉज ये जो फार्मा कंपनीज है ये PBMs को रिबेट देते हैं डिपेंडिंग ऑन वो कितना जो वॉल्यूम है वो सेल करते हैं एंड वॉल्यूम डिपेंड करता है कि कौन से टीयर में है. एट टीयर 1 देयर आर द हाईएस्ट वॉल्यूम और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाते हैं एंड सो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यूज ऑफ द फार्मा कंपनीज. So most of the companies wanted to be in the tier 1 so they have the highest revenues and highest profitability. और ये जो rebate मिलता है PBMs को from pharmaceutical companies then these basically rebate is shared with the insurance companies to offset their cost. Drug companies have been paying higher and higher amount in rebates to PBMs to basically get into the tier 1. तो ये basically chain form हो गया है and it is not very good system into a US. और इसलिए क्या हो गया था कि ये जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स है दे आर बेसिकली गेटिंग स्क्वीज और इसीलिए उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी गिर गया था. इसके बारे में हम आगे जाके एक ग्राफ में देखेंगे कि व्हाट बेसिकली हैपेंड फ्रॉम 2015 टू 2020. तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि PBMs कौन कौन से है. तो यदि आप ये स्लाइड में देखोगे तो सिंस 2015 देयर हैज बीन द M&A यानी मर्जर एंड एक्विजिशन इन इंडस्ट्री लीडिंग टू कंसोलिडेशन ऑफ द बाइंग पावर. जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है एक्सप्रेस स्क्रिप्ट्स which is the largest PBM in the US acquired the Medco which is another PBM and they basically become a larger player into the space.
इसके बाद में जो CVS फार्मास्यूटिकल बेसिकली रिटेल था, दे एक्चुअली मर्ज विद द केयरमार्क विच वॉज अ PBM, and United Health Group, which is the third example, which is a basically insurer, and they also acquired the another PBM with the name Catamaran Corporation. तो यदि आप आज देखोगे तो there are basically three big giants into US pharmaceutical chains, which are basically three PBMs, and they are trying to control almost about 90% market share, and due to which basically they have lot of bargaining power and have been making it hard for the formulation manufacturer to अर्न गुड प्रॉफिट्स। और इसीलिए ये जो अलग अलग इंडियन कंपनीज है यूएस में, बेसिकली दे आर नॉट एबल टू मेक एनी हायर प्रॉफिट्स बिकॉज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इज देयर एंड लॉट ऑफ प्रॉफिट्स आर बेसिकली टेकन अवे फ्रॉम दिस पीबीएम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि ये जो इंडियन ग्लोबल कंपनीज है, मोस्टली जो लार्ज कैप कंपनीज है फॉर्मुलेशंस में, तो उनका जो प्रॉफिट डिक्लाइन क्यों हुआ है बेसिकली आफ्टर 2015। तो यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो 2010 to 2015-16 देयर प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, और उसके बाद में देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इनटू अ प्रॉफिट, एंड देन सिमिलरली देयर स्टॉक प्राइस हैज आल्सो नॉट राइजन अबाउट 2015 लेवल, जनरली इन द केस ऑफ द सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज एंड क्वीन। तो अभी हम देखते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते। तो बेसिकली उसमें दो मेजर रीजंस है। फर्स्ट वी basically discuss in previous slide, which is ये जो PBMs है, they are basically trying to squeeze the profitability of this pharma companies, और इसके बाद में competition बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली दे आर द जेनेरिक प्रोडक्ट्स। तो ये एक पार्ट हो गया। इसके अलावा सेकेंड पार्ट इज बेसिकली जो रॉ मटेरियल है यानी जो APIs है उसका भी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है डिपेंडिंग ऑन द चाइना। तो जैसे कि आप अभी देखोगे कि चाइना में कोल शॉर्टेज हुआ है तो API की जो प्राइजेस है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो whoever don't have the backward integration for the formulation, तो I think यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो गए वो, and I think this is also the big opportunity for the API players for their intermediates and key starting materials। तो यहाँ पर चाइना का जो इशू है उससे कुछ जो कंपनीज हो गए उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, विच ऑलरेडी यू हैव सीन इन द स्टॉक प्राइस ऑफ द वेरियस केमिकल कंपनीज, और जो फॉर्मुलेशन प्लस जो API कंपनीज है जिनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, इट विल बी नाइटमेयर फॉर देम। सो आई थिंक कि आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करने हैं बेसिकली जिसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है एंड दे हैव द कंप्लीट वोल इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन फॉर पर्टिकुलरली विच प्रोडक्ट्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग। एंड जनरली आई विल ट्राई टू अवॉइड द फॉर्मुलेशन प्लेयर्स बिकॉज फॉर्मुलेशन में वैसे भी प्राइसिंग पावर कोई नहीं है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो आई विल बी जनरली मोर फोकस्ड विद द API मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स विच आर हैविंग द बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड नॉट द फॉर्मुलेशन। के बाद में अभी हम देखते हैं कि रेगुलेटरी प्रेशर क्या है ये फॉर्मुलेशन जो बिग जायंट्स है उनके ऊपर। सो बेसिकली ऑल दिस बिग कंपनीज आर कंटिन्यूअसली गेटिंग सम और अदर इशू विद द रेगुलेटर उनको आप देखोगे तो कुछ ऑब्जर्वेशंस देता है, एंड ये लास्ट आप देखोगे तो लगभग 5 ईयर्स से यही चल रहा है, एंड टिल नाउ ऑल्सो इट इज सिमिलर थिंग विच इज हैपनिंग। कोविड हो गया था इसीलिए जो रेगुलेटर है US FDA दे आर ऑल्सो नॉट वेरी एक्टिव, दे आर नॉट एबल टू ट्रैवल टू इंडिया, इसीलिए जो वार्निंग लेटर्स है वो 2020 एंड 21 में थोड़े कम है, बट हिस्टोरिकली दीज फार्मा कंपनीज आर नॉट वेरी गुड विद देयर कॉम्प्लायंस, एंड इसीलिए आप देखोगे तो देयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज अ लॉट। तो इफ यू चेक इन 2019 US FDA ने लगभग 41 वार्निंग लेटर्स दिए थे, और ये 41 वार्निंग लेटर्स में से लगभग आप देखोगे तो 19 जो वार्निंग लेटर्स है वो बेसिकली इंडियन कंपनीज को दिए, विच इज ऑलमोस्ट 46% ऑफ द टोटल लेटर्स। यानी इंडिया में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे काफी इश्यूज है रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन कंपनीज, और इसीलिए आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस बिग फॉर्मुलेशन कंपनीज, क्योंकि इतने बड़े कंपनीज हो गए हैं वो कि उनका जो प्रोसेस इफिशियंसी है या उनका जो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस है दैट एक्चुअली बिकेम वेरी बैड, एंड दिस इज ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी फॉर द API मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स। So now we'll discuss about the API manufacturing players. Basically, we are trying to moving down the value chain. तो API मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स में यदि आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल आरती ड्रग्स है या न्यूलैंड है या दिवीज है, या इसके अलावा सोलर एक्टिव फार्मा है या हाइकल है। हाइकल also have the basically both divisions. One is the pharmaceutical division, another one is the agrochemical division. तो यदि आपको हाइकल रिलेटेड एक डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। तो यदि आप चाइना के रिलेटेड देखोगे तो चाइना का ये जो प्रॉब्लम हो रहा है फिलहाल में, दैट इज अनदर बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द API प्लेयर्स which are not basically dependent on the China for their raw materials. तो यदि आप लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स की API कंपनीज के कॉन्कॉल्स देखोगे, जैसे कि न्यूलैंड लैब हो गया या इसके अलावा सोलर एक्टिव फार्मा या जो आरती ड्रग्स है, तो एवरीवन इज बेसिकली फोकसिंग ऑन द बैकवर्ड इंटीग्रेशन।
इन केस ऑफ सोलारा एक्टिव फार्मा यदि आप देखोगे तो उनका आइबोप्रोफिन का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है दैट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड और Q3 से दे विल बिकम फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड. इट विल बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर स्पेसिफिकली इनटू API मैन्युफैक्चरिंग या प्योर प्ले जो API प्लेयर्स है. नाउ इफ यू चेक द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस जिसमें रिसर्च आ जाता है या ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट आ जाता है, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ CRO सर्विसेज एंड उसके बाद में CMO बेसिकली आ जाता है विच API मैन्युफैक्चरिंग या ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग. और यदि आप CDMO देखोगे तो CDMO इज बेसिकली CMO प्लस सम पार्ट ऑफ CRO. तो CRO क्या है, CDMO क्या है, CMO क्या है, क्रैम्स क्या है, ये जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है. इसके अलावा ड्रग डेवलपमेंट कंप्लीट उसका प्रोसेस क्या है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्या है, इसके अलावा ड्रग कमर्शियलाइज कैसे होता है, इंडिया में क्रैम्स या CDMO में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. तो इसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करने वाला हूं विच विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज. और इसमें और एक थर्ड पार्ट होगा विच विल बी रिलेटेड टू बायोलॉजिक्स. तो यदि आप ये वीडियो को मिनिमम 500 लाइक्स देते हो तो ये जो सेकंड पार्ट होगा रिलेटेड टू ड्रग डिस्कवरी वो मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा अपलोड करने के लिए. सो देयर वोंट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. आपको ये चैनल में बेस्ट क्वालिटी के वीडियो मिलेंगे अलग अलग सेक्टर्स के. केमिकल रिलेटेड काफी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए थे. नाउ आई एम कमिंग विद द 3-part सीरीज रिलेटेड टू फार्मा जो बेसिक्स है या जो CDMO टर्मिनोलॉजीज है या जो ड्रग डिस्कवरी है या इसके अलावा जो बायोलॉजिक जो अपकमिंग ट्रेंड है. तो यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते होंगे और इससे नॉलेज मिलता होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए एंड लेट्स कीप अ टारगेट कि ये वीडियोस को 500 लाइक्स मिनिमम मिलने चाहिए ताकि ये जो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की है दैट विल रीच टू द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स या जिसको रियली कुछ सीखना है फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्री या इसके अलावा बाकी अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो फॉर दैट आपको सिर्फ ये वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे. और ये जो वीडियो है वो जरूर आप एटलीस्ट आपके एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं उससे बेनिफिट मिल जाएगा.